बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अदनान कुमार सिद्दीकी फ्रॉम छाजाओ और IB ग्रेड्स टीम की तरफ से MD कैट 2022 अल्हम्दुलिल्लाह 13 नवंबर को होने जा रहा है। इसके जो आखिरी 3 दिन हैं वो अब से शुरू हो रहे हैं और अब से एक अच्छे प्लान के थ्रू ही हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पूरे साल मेहनत की है, कुछ ने तो साल से भी ज्यादा मेहनत की है, कुछ रिपीटर्स भी हैं, वो रिपीटर्स जो है वो 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन टेस्ट में अगर आप ये 3 दिन या टेस्ट वाले दिन की सही प्लानिंग ना करें तो फिर आपके लिए अच्छा स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज के सेशन में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो इसमें 3 दिन का प्लान भी है और फिर लास्ट डे का प्लान भी है। मेरे साथ रहिएगा एंड तक। एंड में कुछ खास बातें जो पेपर पैटर्न के हवाले से है, पेपर को अटेम्प्ट करने के हवाले से, तो उम्मीद है कि आप लोग एंड तक साथ रहेंगे। 3 चीजें आपके सामने भी नजर आई और इसमें ये तीनों मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डर, आपकी एंजाइटी और आपका टाइम, इस वक्त तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई डरा हुआ है लेकिन डरना नहीं चाहिए, तो डरने को मैनेज करना पड़ेगा। डर तो सबको लग रहा है, तो किस तरह से हम डर मैनेज करेंगे? हर किसी को स्ट्रेस हो रहा है, हर किसी को जो है वो तबीयत भारी लग रही है, हर किसी को लग रहा है कि यार पता नहीं क्या होगा, और हर किसी के पास टाइम कम है। बहुत सारी चीजें करने के लिए है लेकिन टाइम है नहीं। तो भाई टाइम मैनेजमेंट करके आप ये तमाम चीजें अपने इन 3 दिनों में कर लेंगे आसानी से। तो वन बाय वन इंशाल्लाह मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। पहली चीज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बेटा देखो, दो 2 से 3 दिन है ना, 3 दिन, 3 दिन के लिए ये मेरी बात मान लो जो मैं कह रहा हूं ना, इसको इस पे क्वेश्चन कोई ना करे, इसको बस मान लें आप। तो अगर आप मान लेंगे तो आप 13 नवंबर को असर की नमाज में जरूर दुआओं में याद रखेंगे कि सर ने जो चीजें बताई थी उससे हमारे बहुत नहीं तो 10-12 मार्क्स तो हमारे एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है भाई, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 10-12 मार्क्स पर आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज के एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 10-12 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब किसी का 170 और किसी का 180 है तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। 170 और 180 में जब मेरिट लिस्ट लगती है तो यहाँ पर फर्क बहुत वाजे होता है। तो इसलिए 10-12 मार्क्स की इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट आएगी अगर आप ये बात को मान लेंगे। पहली चीज, आज इस सेशन के बाद, अभी आप शायद मोबाइल पर सेशन ले रहे होंगे, इस सेशन के बाद कोशिश करें मोबाइल फोन को साइड में स्विच ऑफ करके रख दें। आई एम नॉट अवेलेबल टिल 13 नवंबर, दैट्स इट। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। कितने दिन गुजर गए तो 2 दिन भी गुजर ही जाएंगे भाई, क्या मसला है? तो अगर हम स्विच ऑफ मोबाइल कर देंगे तो हमारी हमारी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। ये आप बस मान लें। मतलब इसमें मैं क्वेश्चन करने की आपको इजाजत नहीं दे रहा कि सर हम मोबाइल नहीं यूज करेंगे तो फिर हमें खबरें कैसे मिलेंगी, हमें ये कैसे मिलेगा और वो कैसे मिलेगा। जो मिलना था मिल गया। अब आपको मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब आपको जरूरत है अपने अपनी जो है ना हेल्थ की, टाइम मैनेजमेंट की, एंजाइटी से बचने की। वो तमाम चीजें मैं इस वक्त इसमें बता रहा हूँ। ठीक है भाई, तो आप सबसे पहले क्या करें भाई, आप अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करें। और दूसरा, क्विक रिवीजन की तरतीब, या क्विक रिवीजन होना चाहिए। अभी सुबह से मैंने कोई 8-10 बच्चों को ये क्विक रिवीजन की तरतीब बताई है। क्विक रिवीजन क्या होता है भाई? क्विक रिवीजन कंप्लीट सिलेबस नहीं होता। क्विक रिवीजन आपकी वो फैक्ट वैल्यूज, वो फॉर्मूलाज और वो तमाम चीजें होती हैं, टेबल्स वगैरह, जो कि आपके बायो की किताब में है, केमिस्ट्री की बुक में है, फिजिक्स की बुक में है। उन टेबल्स को, उन फैक्ट्स को, उन कांस्टेंट को, उन साइंटिस्ट के नेम को, उन तमाम चीजों को क्विकली रिवाइज कर लीजिए। ठीक है भाई, उनको क्विकली रिवाइज कर लीजिए। और जो चीज पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन में लेकर आएगा, नई चीज कोई भी शामिल ना करें। मैं पिछले 10 दिनों से भी मैंने ये बात शुरू कर दी थी और तमाम स्टूडेंट्स को ये बात समझाई थी कि अब नई चीज नहीं ट्राई करनी। आप नई चीज ट्राई करेंगे वो आपको फेयर में डालेगी, आप नई चीज ट्राई करेंगे वो आपको स्ट्रेस में डालेगी, आप नई चीज ट्राई करेंगे वो आपका टाइम कंज्यूम कर लेगी। तो टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें क्विक रिवीजन करना है। और क्विक रिवीजन के अंदर हम वो चीज नहीं करते जो हमने आज तक पढ़ी नहीं है। अभी कुछ देर पहले मेरे पास एक मैसेज आया था, उन्होंने कहा सर वो हमने ये वाली बुक सॉल्व नहीं की है, तो सर हम ये वाली बुक सॉल्व कर लें। मैंने कहा अगर नहीं की तो अब नहीं करनी, अब नहीं सॉल्व करने का टाइम है। ठीक है, अब तो रिवीजन का टाइम है।
वो भी क्विक रिवीजन, रिवीजन भी खत्म हो गया, अब आपको क्विक रिवीजन की तरतीब पे आ रहा है। ठीक है भाई, तो हम क्विक रिवीजन में जो अहम अहम हमारे पॉइंट्स हैं वो रिवाइज करेंगे बस, और तेजी से गुजरेंगे उस पर से। एंजाइटी, एंजाइटी मैनेजमेंट, ठीक है ना। अच्छा, ये एंजाइटी के साथ टाइम आपके सामने आ रहा है, ये मैं इस तरह काट देता हूं इसको। दिस इज एंजाइटी मैनेजमेंट। कैसे एंजाइटी होती है? एंजाइटी होती है इस तरह से कि मुझे पता चले कि मेरी दोस्त ने बहुत सारी किताबों को सॉल्व कर लिया है, उसने तो इतने सारे एमसीक्यूज कर लिए, उसने तो ये भी कर लिया, उसका स्कोर तो ये भी आ गया, उसका यू भी हो गया, ऐसा हो गया। ये एंजाइटी का बाइस बनता है। स्टॉप कंपैरिजन। जब मोबाइल फोन ऑफ करेंगे तो ये वाली काम भी हो जाएगा। अब आपको ये नहीं पता दुनिया क्या कर रही है, अब आपको ये पता है मुझे क्या करना है। जब आप मोबाइल फोन ऑफ करेंगे ना, तो दुनिया से आप क्या हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे, और फिर आप अपने लिए काम करेंगे। तो इस वक्त जो जरूरत है वो आपके अपने लिए काम करने की है। एंगेज योरसेल्फ, अपने आप को, अपने काम ना रिवीजन में और अपनी चीजों को वाइंड अप करने में टाइम को यूज करें। ठीक है, टाइम जाया नहीं करें। स्टॉप थिंकिंग, सोचना खत्म कर दें। अब जो होना है वो तो होना है। जो मैंने छोड़ दिया है, जो मैंने कम कर दिया है, हो सकता है वो पेपर में ही नहीं आए। मैं क्यों सोच रहा हूँ नेगेटिव थिंकिंग, क्यों लेकर आ रहा हूं मैं ऐसी दिमाग में कि जिससे मुझे एंजाइटी हो रही है, जिससे मुझे डर फील हो रहा है कि मैंने वो भी नहीं किया, मैंने वो भी नहीं किया, मैंने वो भी नहीं किया। मेरी नजरें क्यों इस पर नहीं है जो मैंने किया है? मैंने किया भी तो बहुत कुछ है। मैंने इतने सारे टेस्ट सॉल्व किए हैं, मैंने इतने सारे बुक्स पढ़ी हैं, मैंने प्रैक्टिस की है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी यही सब पढ़ा था, एप्टीट्यूड की क्लासेस में रिवीजन भी किया, और प्रैक्टिस टेस्ट भी बहुत सारे सॉल्व किए, छाजाओं पर इतने सारे टेस्ट सॉल्व कर लिए। तो भाई आप जो कर लिया उसका शुक्र अदा करें, उस पर नजर रखें। जो नहीं किया उसको तो आप याद करके सिर्फ डरेंगे। ठीक है, एंजाइटी में आएंगे, आपको स्ट्रेस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ भूलते जा रहे हैं, सब कुछ भूलते जा रहे हैं, कुछ भी याद नहीं है। तो ऐसी चीजों में आपको बचना है, ऐसी चीजों में आपको आगे नहीं जाना। फियर मैनेजमेंट, डर को काबू करें। डर लगेगा, डर आपको लगेगा, लेकिन अगर डर काबू नहीं किया तो हाथ कांपेंगे मेरे। ठीक है ना, आपको लगेगा कि यार 180 नहीं आ रहा है मेरे, 190 मेरा स्कोर नहीं हो पा रहा, ये तो बहुत सारी गलती हो रही है, ये क्या करूं मैं इसको, मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो वो भी नहीं आता। इन तमाम चीजों से आपका डर जो है वो आपके टाइम मैनेजमेंट को खराब कर देगा और आपका टाइम वहां जाया हो जाएगा। फील कॉन्फिडेंट, अपने अपनी जो भी चीजें आपने कर ली हैं, जो तमाम चीजों की प्रैक्टिस की है, जितने भी टेस्ट किए हैं, वो तमाम चीजें आपके सामने हैं, उनको बार बार आप देखें, सोचें कि हाँ मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ये ना सोचे कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। इस तरह से जो आप करेंगे ना काम, कि ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये आपके डर का बाइस बनेगा। और अगर आप ये कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये भी कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये काम भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये टेस्ट भी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह 3 सुपर फाइनल टेस्ट भी कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर शाहजहां के इतने सारे टेस्ट सॉल्व कर लिए, तो व्हाट डज इट मीन कि आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, और जब शुक्र अदा करते हैं तो चीजें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। ठीक है भाई, तो फील कॉन्फिडेंट कि मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह आता है और इंशाल्लाह मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा। उम्मीद नहीं जानी चाहिए। ठीक है, यही पॉइंट, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम कि उम्मीद अपनी पक्की रखें, बिल्कुल ना छोड़ें। अब इन चीजों के लिए ना जो आप इन 3 दिनों में खाने में इस्तेमाल करेंगे ना, उसकी बड़ी आपने फिक्र करनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लिया। ठीक है, लाइट हेल्दी फूड्स, इस तरह की चीजें लें, और बिल्कुल इस तरह की चीज ना हो जो आपकी तबीयत के ऊपर भारी पड़े। अगर तबीयत में भारी पड़ेगी, तबीयत नासाज होगी, ये भी आपके डर का बाइस बनेगी कि मैं बीमार हो गई, अब क्या होगा, मैं बीमार हो गया, अब क्या होगा, मेरा संडे को पेपर है, मम्मा मैं क्या करूं, अबू मैं क्या करूं, अम्मी मैं क्या करूं, वो बस क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं मैं। वो 3 दिन आपके गुजर जाएंगे, और डर जो है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, जिससे स्कोर डिवाइड होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये चीज जो है वो आपने फेयर मैनेजमेंट में याद रखनी है कि हमें कॉन्फिडेंट रहना है, हमने जो है वो उम्मीद नहीं छोड़नी है, और हमें जिस चीज का ख्याल रखना है वो हमारी हेल्थ है, और हेल्थ का ताल्लुक आपके खाने पीने से है। तो खाने पीने में आप एहतियात करें, ऐसी चीजें बिल्कुल ना करें कि जिससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। 3 दिन की बात है, 3 दिन बाद आपका पेपर हो जाएगा, फिर आप संडे वाले दिन जाके जो खाना है खा लीजिएगा, आराम से पार्टी कर लीजिएगा आप।
ठीक है। और पार्टी तो जब ही होगी जब हमारा टेस्ट अच्छा होगा। तो हम सारे काम किसके लिए कर रहे हैं? हम टेस्ट अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। अब आ जाए, मैं डे वाइज आपको बता रहा हूँ कि आज हो गई 10 नवंबर, तो कल है 11 नवंबर। 11 नवंबर जैसे मैंने कहा कि आज की रात से ये काम आपका शुरू हो जाएगा। अगर हम आज रात को जल्दी सोते हैं तो फिर सुबह जल्दी उठेंगे। कल अगर हम बहुत जल्दी उठते हैं, मतलब 5 बजे कल उठने की तरतीब बनाए कि कल की सुबह आपकी कब हो जाए, 5 बजे हो जाए। हमारी फजर का टाइम जो है वो 7:40 तक जा रहा है, 6:40 तक, ठीक है ना, 6:40 तक जा रहा है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 5 बजे उठें, और 5 बजे उठने के बाद अपनी नमाज वगैरह पढ़ें और अपनी तरतीब बनाएं, प्लान बनाएं, कल का अपने क्विक रिवीजन का प्लान बनाना है वो प्लान बनाएं, ठीक है। और फिर जब आप फजर वगैरह पढ़ लें तो उसके बाद क्विक रिवीजन की तरफ आ जाए। ये दिन आपने बहुत हैवी गुजारना है। कल वाला दिन कैसे गुजारना है? कल वाला आपने फास्ट ट्रैक पे गुजारना है कि आपके फैक्ट्स, आपके फॉर्मूलाज, आपके टेबल्स, आपके रट्टे वाली जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी साइंटिस्ट के नेम्स हैं, सब आपने रिवाइज कर देना। और तेज 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 जब आप ज्यादा काम करेंगे, तेजी में काम करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, आपको थकावट होगी, फील होगी, कोई मसला नहीं है। अब जब खाने का टाइम है तो अगेन खाने का ख्याल रखना है, हमने कम खाना है, अच्छा खाना है, लाइट, थोड़ा सा अच्छा सा कोई फ्रूट्स वगैरह रखो अपने साथ कि बस ये हमने खा के, और थोड़ा सा मतलब मजा भी होना चाहिए खाने में। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने ऐसी चीजें खाना शुरू कर दी जो आपको पसंद ही नहीं है, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी। इन 3 दिनों में आप उस चीज की तरफ जाएं नहीं जो आपको पसंद नहीं है, उस चीज की तरफ जाएं जो आपको पसंद है, वो चीजें खाएं, ठीक है, हल्का लेकिन हैवी ना हो। फिर 2 किलोमीटर की वॉक, ये बड़ा अजीब सा पॉइंट लगता है लोगों को कि ये मैंने क्या बता रहा हूँ, ये क्या कह रहा हूं मैं। देखिए, जब आप मेहनत करेंगे ना, तो मेहनत करने में आपको डर भी फील हो रहा है, आप कंटिन्यूस एक ही चीज में लगे हुए हैं। अब आपकी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमें लगता है कि हमें एनर्जी मिल रही है, नहीं। खाना खाने के बाद उसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज की जरूरत होती है। बहुत आसान सी और बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज ये कि आप वॉक कर लें, ठीक है ना। आप वॉक करें, इससे क्या होता है, इससे आपका एंजाइटी लेवल भी कम होता है। ये आप अगर डॉक्टर से भी पूछेंगे ना तो वो भी आपको हिदायत देंगे कि हाँ, जब आपको एंजाइटी फील हो रही है, आप थोड़ा सा वॉक करें और अपनी एंजाइटी को इस तरह से कम करें, स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कल के दिन में आपने 2 किलोमीटर की वॉक करनी है। वो 2 किलोमीटर आपके पार्क नहीं जा सकते क्योंकि टाइम जाया होगा, भाई अपने छत के ऊपर आप 100 चक्कर लगा लें, ठीक है ना। छत के ऊपर 100 चक्कर लगा लें, आपका वो काम भी हो जाएगा, ठीक है। और जब आप ये सारा काम कर लेंगे और जब सुबह 5 बजे के उठे हुए होंगे, तो मुझे बताइए अब आपको नींद कब आएगी? आ जाएगी जल्दी नींद, है भाई? जल्दी सो जाएंगे तो कल जब 11 तारीख को आप 10 10:30 बजेंगे ना, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे नींद ही नहीं आती, मैं जल्दी कैसे सो जाऊं, मुझे नींद ही नहीं आती। भाई उसका सबसे अच्छा फॉर्मूला है सुबह जल्दी उठो, जबरदस्त हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, और आप देखेंगे 9 बजे ही आपको ऐसा फील होगा कि भाई मैं तो जा रही हूँ, बस थक गई अब मैं, ठीक है। तो 10:30 बजे तक, 10 बजे तक आपको अच्छी नींद आ जाएगी। और जब आप अच्छी नींद 10:30 बजे लेंगे तो अगेन 13th का प्लान शुरू हो जाएगा, सॉरी 12th का। तो 12 नवंबर को क्या प्लान होगा? 12 नवंबर को भी सुबह जल्दी उठना है, वही 5 बजे की तरतीब जो मैंने शुरू में कहा ना कि टेस्ट आपका 13 को है, लेकिन आप अब आज से अभी से स्टार्ट कर दें इसकी प्लानिंग। अगर किसी ने ये प्लान फॉलो कर लिया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो 10 से 12 मार्क्स अपने इंप्रूव करेगा। मतलब अगर वो 180 ला रहा है तो 192 पे पहुंचेगा, अगर वो 170 ला रहा है तो 182 पे पहुंचेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब 12 नवंबर हो गया, 12 नवंबर सुबह आप उठ गए, अगेन आपने क्विक रिवीजन किया, लेकिन कब तक? अब पूरा दिन नहीं पढ़ सकते आप। अब मैं आपको हिदायत दे दूंगा, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप पूरा दिन पढ़े उसी तरह जैसे 11 नवंबर को पढ़ रहे थे। अब आप पढ़ेंगे 1 PM, 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक पढ़ लें, बहुत है, ठीक है, इट्स मोर देन इनफ। अब इसमें भी क्विक रिवीजन वही तमाम चीजें आपने कर ली जो जो 12 नवंबर 11 नवंबर कर चुके थे, और जो रह गया था वो बाकी आपने इसमें काम कर लिया। रिवीजन ओनली, रिवीजन ओनली, ठीक है ना। इस चीज पे फोकस रखना, मैं नई चीज आपको नहीं बता रहा। अगेन खाने पीने के लिए वही हिदायत है, लाइट गिजा लीजिए और हेल्दी लीजिए, ठीक है। उसके बाद आज के दिन भी यानी 12 तारीख को भी आपने 2 किलोमीटर वॉक करनी है, अपना एंजाइटी, अपना स्ट्रेस कम करना है। देखें,
शायद आप लोगों को ये फील हो रहा हो कि टेस्ट हमारा बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का है और सर हमसे फिजिकल एक्सरसाइज करा रहा है। बहुत जरूरी है। दिमाग चलाने के लिए दिमाग के नीचे जो पूरा जिस्म है ना, उसका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर वो हेल्दी नहीं है तो ये ब्रेन जो है ना, ये प्रोसेस नहीं करता सही तरीके से। ठीक है, तो कोशिश हमने करनी है कि हम इस प्लान को फॉलो करें। अब अगेन सुबह 5 बजे उठे, पूरे दिन मेहनत किए, वॉक भी करा ली सर ने, जबरदस्त हमारा जो है ना वो थकावट का लेवल इस वक्त हुआ है। तो अब जाकर हमने 10 बजे क्या होगा, हमें अगेन नींद आएगी। एक आदत भी बन गई कि 2 दिन से हम 10 बजे सो रहे हैं, तो तीसरे दिन भी 10 बजे सो जाएंगे। वरना अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं, सर ये रात को आप लोग कहते हैं जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, कैसे सो जाए? रात को तो जागने की हमारी प्रैक्टिस हुई हुई है, हमारी जो है रूटीन बनी हुई है कि हम रात को जाग जाग के पढ़ते हैं, 2-3 दिन में से पढ़ते हैं। तो हम एकदम से कैसे चेंज कर लें? तो ये आज के दिन से चेंज कर लो, इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर ही आप चेंज कर लेंगे। और 2 दिन में जो 13 नवंबर होगा, उस दिन आप बाआसानी सुबह उठ जाएंगे। अच्छा, सिर्फ सुबह उठना नहीं होता, सुबह आपको एक्टिव उठना है। तो एक्टिव कब उठेंगे? जब आप अच्छी नींद लेंगे। अगर एंजाइटी वाली, टेंशन वाली, स्ट्रेस वाली अगर आपने नींद की है, जो आपने नींद ही सही तरीके से पूरी नहीं की, तो फिर सुबह भी जहन भारी होगा। सॉरी। ठीक है भाई, तो ये हमारा 12 नवंबर वाला प्लान है कि जिस दिन हम 12 नवंबर को अर्ली सो जाएंगे और फिर क्या करेंगे, 13 को हम अर्ली उठेंगे। अच्छा, अब मैं यहां से थोड़ा सा स्किप करके आपको लेके जा रहा हूँ स्टेशनरी की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं। अब आ रहा है हमारा टेस्ट डे 13 नवंबर को हम जबरदस्त तैयारी के साथ पहुंचना है हमें। तो भाई तैयारी जो है 13 नवंबर से पहले एक चीज की करनी है कि 13 नवंबर को लेके क्या जाना है। ठीक है भाई, तो बड़ी गौर से सुनने वाली बात है कि ये सारी चीजें जो है आपने गौर से सुननी है। पहली चीज, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है भाई, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या होगा, नोट कर लें। अगर आप लोग कोई नोट करना चाहें तो नोट कर लें। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ही सवाल पूछे, उनको मैंने कोशिश की रिप्लाई करने की। जिनको नहीं रिप्लाई कर पाया तो माजरत उनसे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, बाकी सारे लोग सुन सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड है, जो आपको MDCAT 2022 के लिए मिला है। वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे पहला है, उसको फटाफट आप रख लीजिए। ठीक है भाई, उसके बाद आपको, आप अगर 18 प्लस है और CNIC बन गया है तो CNIC आपको लेके जाना है ओरिजिनल। ठीक है, तो जिनका CNIC है और जिनके पास एडमिट कार्ड है, ये 2 चीजें उनके डॉक्यूमेंट में होंगी, तीसरी कोई जरूरत नहीं है। अगर CNIC नहीं है, आप बिलो 18 है, तो फिर आप स्मार्ट कार्ड लेके जाएंगे। स्मार्ट कार्ड नहीं बना है, NIC भी नहीं है, ठीक है, पासपोर्ट बना हुआ है, पासपोर्ट ले जाएंगे। पासपोर्ट भी नहीं है सर मेरे पास, तो आप क्या करेंगे, फॉर्म बी लेके जाएंगे। लेकिन फॉर्म बी के साथ आपको एक तस्वीर वाला डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो तस्वीर वाला डॉक्यूमेंट डोमिसाइल या PRC है, जो कि आपके उसमें लिखा हुआ है। लेकिन अगर डोमिसाइल PRC नहीं बना हुआ, तो आप मैट्रिक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर की एडमिट कार्ड, सेकेंड ईयर का एडमिट कार्ड, जिस डॉक्यूमेंट पर तस्वीर लगी हुई है और आपके कॉलेज से वो डॉक्यूमेंट आपको मिला है, वो डॉक्यूमेंट आप ले जाएं। लेकिन ये कब लेके जाना है? जब आपके पास NIC नहीं हो, स्मार्ट कार्ड ना हो, पासपोर्ट ना हो, कुछ भी नहीं है, आप बेफॉर्म लेके जा रहे हैं। तो बेफॉर्म में क्योंकि तस्वीर नहीं होती, तो इसलिए फोटो आइडेंटिफिकेशन के लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट ले जाएगा बेफॉर्म के साथ कि आपको वहां पर परेशानी ना हो। तो डॉक्यूमेंट सिर्फ 2 है, एक एडमिट कार्ड और एक NIC। NIC का रद्दोबदल जो है, नेमुल बदल जो है, वो कोई और बता दिया मैंने सारे कौन कौन से हो सकते हैं। इसके बाद स्टॉप वॉच अक्सर बच्चों के पास नहीं होती है ना, मोस्टली 99% बच्चे ऐसे होंगे उनके पास स्टॉप वॉच नहीं है। तो परचेस करने की जरूरत नहीं है। अम्मा अब्बा को ज्यादा खर्चा नहीं कराओ और ज्यादा फिक्र में, ज्यादा परेशान उनको ना करो, क्योंकि उनसे ही दुआएं मिलनी है और वही दुआएं तुम्हारे काम भी आनी है। तो भाई आपके पास जो रिस्ट वॉच है ना, वो ले जाए।
ये देखिए, ये एक अच्छी स्मार्ट सी वॉच है, आप चाहें तो कोई नॉर्मल सी डिजिटल वॉच ले जाए, वो डिजिटल वॉच काम करेगी। डिजिटल मैंने इसलिए लिखा कि 8:32 हो रहे हैं, तो भाई 8:32 का मतलब है 8:32 यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है कि 8:32 हो रहा है, ठीक है। जबकि एनालॉग में क्या होगा, आपके जो है ना वो थोड़ा सा देखने में आपको टाइम लगेगा, मतलब टाइम देखने में भी टाइम लग जाएगा। तो भाई हमें तो टाइम मैनेजमेंट करनी है ना पेपर के वक्त, इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि आपकी रिस्ट वॉच जो हो वो कैसी हो, डिजिटल हो, कोई सी भी हो जाए, कोई सी भी नॉर्मल सी डिजिटल वॉच आप रखें, ठीक है। फिर क्या चाहिए आपको, वैसे तो पेन पेंसिल इरेजर ये उन्होंने देने का कहा है कि स्टेशनरी हम देंगे, स्टेशनरी हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं, एक पेंसिल, एक पेन और एक इरेजर, ये अपने ऐसे ट्रांसपेरेंट वाला पाउच लीजिएगा, ट्रांसपेरेंट वाला। इसकी भी मैं वजह बताऊंगा, मैं ट्रांसपेरेंट क्यों बोल रहा हूं, मैं लेकर क्यों आया हूं, ये जो ट्रांसपेरेंट पाउच लेकर आया हूं आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। ट्रांसपेरेंट पाउच में रखिएगा एक पेन, एक पेंसिल, एक इरेजर, ठीक है, हो गया भाई, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके साथ क्या है, इसके साथ मैंने आपके लिए लाया हूं एक सॉफ्टमेंट, ये आपको सॉफ्टमेंट रखनी है। और एक, जब मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए मंगवा रहा था तो सब बोल रहे थे ये क्या कर रहे हैं सर, ये क्यों मंगा रहे हैं, तो ये एक शाही मेवा, ठीक है। अब ये ब्रांडिंग नहीं करिएगा कि मैं शाही मेवा की ब्रांडिंग कर रहा हूँ या इसकी ब्रांडिंग कर रहा हूँ। ये दो चीजें आप इस पाउच में रख लें, एक पेन रख लें, एक पेंसिल रख लें, एक इरेजर रख लें, और अब इसके अंदर वो जो डॉक्यूमेंट है ना दो, वो भी इसी में रख लें। अब ये एक पाउच है जो आपने बना के रख दिया, सही है, सारी चीजें इसमें रख दी। ये कब रख दी, 12th की शाम में, 12 तारीख की शाम में, असर के बाद आप ये काम करके इसको रख दे कि जब सुबह मैं निकलूंगी तो मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे ये पाउच उठाना है और गाड़ी में बैठना है, ठीक है भाई। तो ये एहतियात के साथ, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दिखाई है रिक्वायर्ड स्टेशनरी की, ये पूरी आप कर लें। अब मैं बताता हूं कि मैंने ये ट्रांसपेरेंट पाउच क्यों कहा, और फिर मैं ये बताता हूं कि मैंने ये शाही मेवा और ये मिंट इसमें क्यों रखवाई है। देखें, ट्रांसपेरेंट पाउच इसलिए कि जो भी चीज आप लेके जाएंगे ना वहां पे चेक की जाएगी। अब जब वो चेक करने बैठते हैं तो पूरा ऐसे करके ना ऐसे निकाल देंगे, ये करके दिखाओ क्या क्या इसमें, दिखाओ इसमें कोई डिजिटल चीज तो नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है भाई, दिखाओ इसमें। अब इसमें आपका टाइम जाया हो रहा है, आपको फिक्र हो रही है कि भाई मेरा टेस्ट शुरू होने वाला है, ये यहाँ पे खड़े होके मेरे ये सारी चीजें चेक कर रहे हैं। तो आप भाई उनको जब ये दिखाएंगे ना, वो ऊपर से ही देख लेंगे कि क्या है इसके अंदर, दो टॉफी रखी हुई है, एक पेन एक पेंसिल एक रबर रखा हुआ है, बस और कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये आसानी हो जाएगी उस वक्त के चेक करने वाले को और आपको भी, कि आपको फौरी तौर पे अंदर भेज दिया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। अब ये जो चीज है ये क्यों है, ये आप जब पेपर देंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि हमारे यहाँ गर्ल्स को ज्यादा, बॉयज तो फिर भी इन चीजों में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वो चीजों में तो ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन गर्ल्स गर्ल्स अक्सर पेपर देखकर या उसकी मुश्किलात को समझकर क्या करती हैं, वोमिट करना शुरू करती हैं, उनको अजीब सा मतलब वोमिटिंग फील होना शुरू होता है। और कुछ लोगों को तो वोमिट अच्छा ही नहीं लगता करना ना, तो वो भी मतलब अजीब तबीयत हो जाती है, घबराना, परेशान होना, कुछ नहीं दिल कर रहा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बस इसमें एकदम आप ना टेंशन में आते हैं। तो आप कोई चीज अगर उस वक्त अपने पास रख लेंगे खाने की, फटाफट आपने सॉफ्टवेयर निकाली और खा ली, ठीक है। बबल नहीं लीजिएगा, बबल मना है, मैं बबल मैं इसलिए नहीं लाया। च्युइंग करने से आपकी जहन की डिस्ट्रैक्शन बढ़ती है, ठीक है, तो च्युइंग नहीं कीजिएगा, बस आप सॉफ्टवेयर थोड़ा सा खा लेंगे तो आपका जो अंदर की एंजाइटी है ना वो थोड़ा सा लेवल आपको मैनेज करने में आसानी होगी। इसी तरीके से शाही मेवा रख लें कि ये खा लें, ठीक है, ये दो चीजें आप रख के ले जाए कि भाई ये दो चीज मैं खा लूंगी। वहां जो जूस होगा आपको मिलेगा, वहां एक जूस, वो आप पीना चाहे पी लें, वैसे ड्यूरिंग पेपर नहीं करें तो अच्छा है, पानी का इस्तेमाल करें बस, ठीक है भाई। तो ये चीज आपने अपनी स्टेशनरी में रख ली। और एक एक अदद ये क्लिपबोर्ड, ये इस तरह का, इस पे पेपर लगाने के लिए ना, आंसर शीट लगाने के लिए, ये आपका आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पॉसिबल है कि वो दे, लेकिन ये भी है कि वो नहीं दे, और नहीं दे तो आपके पास ये होना चाहिए, आप ले जाएं, आपको इंशाल्लाह इन तमाम चीजों से आपका पेपर करने में मदद होगी। तो ये काम आपने कब करना है भाई, ये आपने 12 तारीख शाम में ये काम करके और अपनी टेबल पर रख देना है कि सुबह जब मैं उठूं तो मैं ऐसे उठाऊं और मैं चला जाऊं, बस।
और मुझे कोई टेंशन की जरूरत ना हो कि भाई अभी तो मुझे एडमिट कार्ड लेना है, अभी तो मुझे ये लेना है, वो हो ये रह गया, भाई पीछे से अम्मी की आवाज आ रही है बेटा ये रह गया, ये तो ले जाओ, ये कर लिया वो। ये सारी चीजें तो आपकी चीजों आपके दिमाग को क्या करेंगी, उलझा देंगी। और आपको एमसीक्यू पेपर देने जाना है, एमसीक्यू में तो जितना आपका दिमाग रिलैक्स होगा उतने अच्छे स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो ये तो स्टेशनरी वाली बात होगी। होपफुली ये भी क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट कर दें भाई, हाँ स्क्रीन शेयर कर दें इसकी, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज और भी लिखी हुई है, एक व्हाइट कलर का सॉफ्ट पेपर आप रख लें। बाद वक्त ऐसा होता है कि सेंटर में ना, जैसे वैसे तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब सर्दी शुरू हो गई है, लेकिन कुछ जगहों पर जो गर्मी का माहौल होगा, जैसे कराची में गर्मी है, तो कराची में बाद वक्त हाथ से ना पसीना आ रहा होता है, तो आपकी जो आंसर शीट होती है, ये देखिए, ये इस तरह की जो आंसर शीट है ना, इसको जब आप फिल करते हैं, तो फिल करते वक्त ये जो नीचे वाले आंसर किए होते हैं ना, ये ऐसे डबल डबल हो जाते हैं। मतलब ब्लू कलर जो है वो फैल जाता है, या ब्लैक कलर जो है वो फैल जाएगा अगर पसीना आ गया ना हाथ पे। तो आपने क्या करना है, पहले जब आप इसको कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब दोबारा आप इसको देखने आते हैं ना, जो रह गए होते हैं वो क्वेश्चंस करने आते हैं, तो उस वक्त वो पेपर आपने यहाँ रखना है और फिर हाथ रखना है, ताकि आपकी ये आंसर शीट खराब ना हो। क्योंकि ये खराब होगी तो वहां जो कार्बन कॉपी बन रही है वो भी खराब होगी, तो पूरा पेपर आपका खराब हो जाएगा। इस चीज का बड़ा एहतियात करना है आपने। ठीक है भाई, चलो कर दें, आप स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा भाई, नेक्स्ट, खुश रहे। अब ये सारा कर लिया ना, अब सब कर लिया आपने, अपना सामान भी रख लिया और सारी चीजें करके पैक करके रख दी। ये बात हो रही है 12 नवंबर की शाम की। तो अब भाई आप अपने आप को खुश रखें। आप जो है ना, एक चीज का विर्त कर सकते हैं एक तरह से कि यू कैन डू इट, है ना, आई कैन डू इट। तो आई कैन डू इट, इसको आप कह सकते हैं। ऑल इज वेल, डोंट लूज होप। ठीक है, अपने अंदर थोड़ा सा ना, अपने अंदर यकीन लेकर आए कि भाई मैं कर सकता हूँ, और मैंने जो किया है ना, इंशाल्लाह पेपर उसी में आएगा, इंशाल्लाह पेपर आसान होगा, और पेपर उसी में से करूंगा, और उसी में से करके मैं इंशाल्लाह अच्छे नंबर लाऊंगा, और इंशाल्लाह इस साल एडमिशन मैं लूंगा। ठीक है, अगर आप चार्ज हो गए सही से, और आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, आपने कोई नेगेटिव थिंकिंग अपने ऊपर अप्लाई नहीं की, तो देखिएगा इंशाल्लाह आप जो है वो जरूर जरूर कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जाम डे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, हमारा पूरे साल की मेहनत और 3.5 घंटे, पूरे साल की मेहनत 3.5 घंटे। इस वक्त जितने भी लोग हैं ना, अब आप बिल्कुल, अगर कोई थोड़ी बहुत इधर उधर हो रहा है तो वापस बिल्कुल फोकस करें कि जो मैं बताने जा रहा हूं क्या होगा। देखिए भाई, ऑलमोस्ट मैंने आपको सुबह की तो प्लानिंग बता दी है कि आपको जल्दी उठना है, आपको दुआ करनी है, आपने नमाज पढ़नी है, ब्रेकफास्ट करना है। लड़कियों को खास तौर पे बोल रहा हूँ, गर्ल्स सुन लो, ब्रेकफास्ट करके जो नहीं गया वो परेशान होगा। बहुत हल्का सा लाइट सा ब्रेकफास्ट करें, लेकिन ब्रेकफास्ट आपने करना है। ठीक है, बिल्कुल कोई आपने नखरे नहीं दिखाने। अपने एग्जाम पाउच लें, वही जो है आपने बनाया था, ठीक है, और घर से दुआ पढ़ के निकले। रिपोर्टिंग टाइम, ये हमारे कराची वाले बच्चे जो है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि रिपोर्टिंग टाइम से उन्होंने 7:30 बजे बुला लिया, उनको बच्चों का टेस्ट है 11 बजे। देखिए, पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी वक्त टेस्ट शुरू हो रहा है, लेट सपोज कराची में 11 बजे हो रहा है, तो 11 बजे अगर टेस्ट शुरू हो रहा है तो 10 बजे पहुंचना जरूरी है, कि 10 बजे आप सेंटर पे पहुंच जाए। अब 10 बजे के बाद प्रोसेस शुरू होता है, पार्किंग होती है, लाइन बनती है, अंदर जाना होता है, डायरेक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, बहुत सारी चीज होती है ना। तो वो 1 घंटे का टाइम आप बफर रख लें कि भाई मैं 10 बजे पहुंच गई ना, तो इसका मतलब है 11 बजे मैं बहुत आसानी से पेपर अपना स्टार्ट कर लूंगी, मुझे कोई हैसल नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगी जो मुझे डिस्टर्ब करेगी या डिस्ट्रैक्ट करेगी या मेरा स्कोर कम हो जाए जिसकी वजह से। तो रिपोर्टिंग टाइम से मतलब जो आपका टेस्ट स्टार्ट होने का टाइम है उससे 1 घंटा पहले आपने पहुंचना है, ये बना लें। ठीक है, तो अब पाकिस्तान में कहीं पर भी किसी भी टाइम जो टेस्ट हो रहा है, मोस्टली अनाउंसमेंट यही है 11 से 2 के दरमियान हो रहा है टेस्ट, तो 10 बजे आप सेंटर्स पहुंच जाए। ठीक है भाई, उसके बाद
आपने वहां पहुंचने के बाद अपनी नहीं चलानी। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी चला रहे होते हैं कि अपनी मर्जी से जा रहे हैं। उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, बेटा आपकी ये ब्लॉक नहीं है, आपका ब्लॉक दूसरा है, आप प्लीज मूव, इधर से मूव कर जाएं, कहीं और चले जाएं, उस लाइन में चले जाएं। नहीं, वो अपनी बात नहीं अपनी चला रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। गेट से, यूनिवर्सिटी के सेंटर के गेट से लेकर सीट पे बैठने तक आपने एक एक हिदायत को मानना है। और अब सीट पे बैठने के बाद भी जब वो पेपर आपको देना शुरू करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी, अब भी आपने इंस्ट्रक्शन को गौर से सुनना है, कोई इंस्ट्रक्शन मिस ना हो जाए। ठीक है भाई, बड़ी गलतियां होती है इससे। इंपॉर्टेंट चीज, पेपर आ गया, पेपर मिल गया, ये आपको आंसर शीट मिल गई इस तरह की। ठीक है, अभी आपको आंसर शीट दिखा देता हूं मैं आपको कि ये आंसर शीट आपको इस तरह मिल जाएगी। पेपर आ गया है आपके पास, देखिए भाई, ये आ गई आंसर शीट। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह की बबल्स वाली आंसर शीट आपको मिलेगी। यहाँ पर इस पर भी इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी और वो बता भी रहे होंगे। यहाँ पर आपको लिखा बताया हुआ है कि 1 से 68 तक बायोलॉजी है, 69 से 122 केमिस्ट्री है, 123 से 176 फिजिक्स है, 177 से 194 इंग्लिश है, 195 से 200 लॉजिकल रीजनिंग है। ये शीट आपने फिल करनी है। अब इसमें आपके एडमिट कार्ड पर एक रोल नंबर लिखा हुआ है और उस रोल नंबर को आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, लेट सपोज रोल नंबर है 45236492, मैंने ऐसे ही सपोज कर लिया ना। अब इसको शेड कैसे करना है, अगर 4 पहला नंबर है तो नीचे वाले इस लाइन में 4 सर्किल को आप शेड कर देंगे। ठीक है, और फिर अगर 3 है तो 3 को शेड कर देंगे, फिर अगर 7 है तो 7 को शेड कर देंगे। तो ऊपर जो नंबर लिखा है ना, उस रॉ में उस नंबर को शेड कर देना है आपने। तो ये रूल नंबर यहां पर लिखने की तरतीब आ गई कि कैसे लिखेंगे। अब जो सर्कल फिल करने का सही तरीका है वो क्या है, वो सर्कल फिल करने का तरीका इस तरह से है कि जिस तरह ये दिया, और हमने टेस्ट लिए थे, बच्चों ने बीच में ऐसे कर दिया, ऐसे ये सर्कल फिल किया। भाई ये बाज़ औक़ात आपका नहीं कंसीडर होगा, ये गलती हो जाएगी, फिर आप कहेंगे मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मेरे नंबर क्यों नहीं आए। इस सर्कल को ऐसे फिल करेंगे, ये कंप्लीट बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। ठीक है ना ऐसे चलेगा, ना ऐसे चलेगा, ना ऐसे चलेगा, ना ऐसे चलेगा, ये किसी तरह नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ आप नेम लिखेंगे, यहाँ बैच लिखेंगे। बैच मतलब हम तो बैच वाले काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ईयर आ जाएगा कि किस ईयर में आप दे रहे हैं। मोबाइल नंबर लिखेंगे, टेस्ट की डेट क्या है वो लिखेंगे। ये आपने इस आंसर शीट को बहुत एहतियात से फिल कर ली, अपना साइन यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये साइन अपना कर दिया, और यहाँ पर इन्विजिलेटर से साइन करवाना है। वैसे तो वो आ जाएंगे करने के लिए, अगर नहीं आते तो लाजमी करवाना है, क्योंकि अगर आपने इसको रीचेक करवाया और इन्विजिलेटर की साइन नहीं हुए, ये शीट आपकी वैसे ही इनवैलिड हो जाएगी, माना ही नहीं जाएगा कि ये पेपर आपका है। क्योंकि भाई इन्विजिलेटर ने साइन नहीं किया, किसको पता कि ये शीट कहां से लाए आप। तो इन्विजिलेटर का साइन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना। ठीक है भाई, ये आंसर शीट की बात आ गई। अच्छा, अब पेपर आपका जो है, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर ये अलग से बता दिएगा, सर पेपर को करना कैसे है, पेपर को करना कैसे है। तो भाई पेपर क्या है पहले ये समझ लें। पेपर की ड्यूरेशन है 3.5 आवर्स। ठीक है भाई, पेपर की ड्यूरेशन कितनी है, 3.5 आवर्स। इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, हमारे पास कितना टाइम है पेपर करने के लिए, 3.5 आवर्स। क्या नेगेटिव मार्किंग है, नो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी तुक्के लगाए जा सकते हैं भाई। फिर उसके बाद सीक्वेंस की कोई रिस्ट्रिक्शन है, मतलब पहले मुझे बायोलॉजी ही करना है या पहले मुझे केमिस्ट्री ही करना है, फिर केमिस्ट्री के बाद ही फिजिक्स कर सकती हूँ। सीक्वेंस की कोई रिस्ट्रिक्शन है, नो, सीक्वेंस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कैलकुलेटर मौजूद होगा, नहीं होगा। तो भाई कैलकुलेशन में क्या करें, कैलकुलेशन में एहतियात से करें, जैसे आपको सिखाई गई है वैसे करें। ठीक है, फिर उसके बाद यू कैन नॉट चेंज योर आंसर, आप अपने आंसर को चेंज नहीं कर सकते। मैंने यहां पर अगर ए मार्क कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ए मार्क कर दिया, और अब मुझे कुछ देर बाद मुझे ख्याल आया कि भाई मैं चेंज कर दूं, नो, अब आप नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। ठीक है तो क्वेश्चन को आप रिपीट करके री आंसर नहीं करें, ये बिल्कुल आप ध्यान से निकाल दें। पेपर इंक्लूड, पेपर में क्या इंक्लूड है, पीएमसी ने अपने वेबसाइट पे ये आज तक अपलोड किया हुआ है
कि 20% इजी एमसीक्यूज होंगे, मतलब 200 में से 20% कितने हो गए, 40 एमसीक्यूज होंगे जो आसान होंगे। आसान का मतलब है एवोगाड्रोस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आसान का मतलब क्या है कि आपसे वो ऐसे सवाल पूछ ले जो 9th क्लास में भी पढ़े आपने, जिसकी बेसिक अच्छी है, वो आसान सवाल में गलती नहीं करेगा। म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बनता है, आयोनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड, ठीक है भाई। फिजिक्स के अंदर टेस्ला किस चीज का यूनिट है, सीमेंस से कौन सी क्वांटिटी डिफाइन होती है, तो ये सवाल किस में आएंगे, आसान में। 120 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट है, मतलब इसमें थोड़ी सी लॉजिक भी कहीं इस्तेमाल हो रही है, न्यूमेरिकल्स भी कहीं कहीं आ रहे होंगे और कंसेप्ट्स भी यूज हो रहे होंगे। 120 ये है। तो अगर सर मेरी तैयारी, मैं बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही जबरदस्त बच्चा नहीं हूं, लेकिन मैंने हार्डवर्क किया है, जितना किताबों में चीजें थी मैंने सब याद कर ली है, सबकी प्रैक्टिस कर ली है, तो मैं कितना स्कोर ले सकता हूं, तो भाई आप इतना स्कोर ले सकते हैं। यानी 160 तो उस बच्चे के लिए है जो एक हार्ड वर्कर है, इंटेलिजेंट नहीं है, कंसेप्ट उसके बहुत हैवी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा वो ट्विस्ट किए हुए क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाता, वो कितने मार्क्स ले लेगा भाई, 160 मार्क्स ले सकता है। बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं आपको। वो अगर जिस तरह मैं बता रहा हूं पेपर करना, उस तरीके से अगर चलेगा तो इंशाल्लाह 160 स्कोर कर जाएगा। लेकिन अगर वो स्मार्ट भी है तो फिर वो ये हार्ड एमसीक्यूज में से 40 में से कितने ले लेता है भाई, वो 30 ले लेता है, तो फिर वो बन जाता है 190 प्लस वाला बच्चा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि आप में से तमाम लोग जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस की मेहनत की है, मुश्किल वालों को टच ही नहीं किया, या मुश्किल वाले उनसे नहीं हुए और मुश्किल वालों की तैयारी उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं की है, तो भाई आपके पास 160 मार्क्स लेने की सलाहियत है। 160 तो अगर 40 में से 10, 12, 15 आप भी ले लेते हैं तो 160 में अगर आप 15 मार्क्स सेट कर दो तो 175 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्कोर बढ़ाने की तरतीब है कि इस तरह से आप जाएं। तो ये जो आपका डर है ना कि मेरा स्कोर तो 150 नहीं आ रहा, तो भाई 150 आपका इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप उसको तरीके से नहीं कर रहे, वरना 150 इस लेवल पर तो सबका आ जाना चाहिए, सबका आ जाना चाहिए, ठीक है। अब जरा आ जाए आप नेक्स्ट। आपकी जो अप्रोच है ना पेपर करने की, वो ये नहीं होनी चाहिए 200 आउट ऑफ 200 नहीं लाने, मैंने 200 आउट ऑफ 200 नहीं लाने, क्योंकि हमारे यहाँ मेरिट बेस्ड सिस्टम है, हाईएस्ट स्कोर लाना है। टेस्ट में जिसका हाईएस्ट होगा वो मैं होऊंगा, है भाई। सोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, टेस्ट में जिसका स्कोर हाई होगा वो कौन होगा, वो मैं होऊंगा। तो अगर आप टेस्ट के स्कोर में हाई हो गए तो इसका मतलब है मेरिट की पोजीशन में आप फर्स्ट हो गए, सही है भाई। तो आपने ये अप्रोच रखनी है। तो 200 आउट ऑफ 200 करने के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे घबराते हैं, परेशान होते हैं कि मेरे से सवाल क्यों गलत हो गया। होता है सवाल गलत, कोई मसला नहीं है, कहीं आंसर में कोई गलती आ जाती है, कहीं क्वेश्चन प्रिंटिंग में गलती आ जाती है। अब आप सोच रहे हो कुछ तो ऐसी गलत हो गया, 2 गलत हो गया, 3 गलत, होने दें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। 197 तो अभी भी है ना, 195 तो अभी भी है। इस तरह से चले कि आप ये ना सोचें कि मैंने 200 आउट ऑफ 200 करने हैं, मैंने क्या करना है, हाईएस्ट स्कोर करना है। जो मेरिट में टॉपर होगा उसमें मेरा नाम भी होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है। डिवाइड योर 3.5 hours टाइम स्लॉट इन 3 phases। बड़ी जबरदस्त तरतीब बता रहा हूं, थोड़ी सी मुश्किल तो होगी लेकिन फॉलो कर लोगे तो मजा आ जाएगा। आपका पेपर 3.5 घंटे का है, लेकिन आपने इन 3.5 घंटे को 3 स्लॉट में ब्रेक करना है। पहला फेज होगा 2 घंटे का, दूसरा फेज होगा 1 घंटा 15 मिनट का, और तीसरा फेज होगा इसमें 15 मिनट्स का। क्या करेंगे, पहले फेज में क्या करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, तीसरे में क्या करेंगे, आ जाइए। पहले फेज में आप क्या करेंगे, तमाम क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे वंस। इंपॉर्टेंट बात, ओनली वंस, रिपीटेशन नहीं करना, टाइम मैनेजमेंट को आपने बरकरार रखना है, रिपीट नहीं करना। एक क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, एक दफा अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ, कहीं जहन नहीं हो, सिर्फ पेपर पे जहन हो, एंड आंसर इफ यू नो द नो, अदरवाइज स्किप इट।
अगर आप जानते हैं तो आंसर करें, नहीं जानते हैं स्किप करें, आगे बढ़े। एक दफा पढ़ के जो आंसर आपको मिल जाए वो आपने किया और फिर आगे बढ़े। जंग नहीं लड़नी, फाइटिंग नहीं करनी कि यार बी लग रहा है, सी भी लग रहा है, क्या करूं यार, ए ही सही है। नहीं, ये नहीं करना भाई, ये नहीं करना। आपने पहला फेज 2 घंटे में पूरा पेपर करना है, यानी 2 घंटे में कितने क्वेश्चन करने, 200 एमसीक्यूज आपने पढ़ देने भाई। तो 200 एमसीक्यूज कैसे पढ़ लेंगे आप, जब आप सिर्फ एक दफा पढ़ के आगे बढ़ेंगे। आता है आपके सामने होगा, नहीं आता आगे बढ़ जाए। सोचने का वक्त इस फेज में नहीं है। पहला फेज थिंकिंग का नहीं है, पहला फेज किसका है, जो मुझे आता है मैं कर रहा हूं। तो ये इंशाल्लाह वो जो 160 वाले क्वेश्चन है ना, उसमें से आप तकरीबन 140 150 ऐसे होंगे जो आप कर जाएंगे, मुश्किल नहीं होगी आपको। फिर आ गया सेकंड फेज। अब सेकंड फेज में क्या करना है, रीड ऑल स्किप्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो आपने छोड़ दिए थे क्वेश्चन, उनको आपने यहां पर क्या करना है, वो वापस रिपीट करना है। जैसे मैंने शुरू किया अपना पोर्शन बायोलॉजी से, 1 मैंने छोड़ दिया था, फिर 3 4 5 6 कर लिया था, फिर 7 छोड़ दिया था। तो जो जो छोड़ दिए वो आप यहाँ पर दोबारा पढ़ लें, दोबारा करें, उसको सोच के करें, उसको समझ के करें, उसको सॉल्व करके करें, याद करके करें। 1 घंटा 15 मिनट में आप वो तमाम स्किप्ड क्वेश्चन कर लें। और अब इस 1 घंटा 15 मिनट में भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो सोचने पर, याद करने पर, सॉल्व करने पर नहीं हो रहा, तो क्या करें भाई, स्किप द वंस, और उसको भी दिमाग में ना लें, उसको भी स्किप कर दे, कोई मसला नहीं है। ऐसे कितने क्वेश्चन होंगे जो मतलब समझ के भी नहीं हो रहे, सॉल्व करके भी नहीं हो रहे, और मैं कुछ लिंक बनाना चाह रहा हूं वैसे भी नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली मुझे मालूम ही नहीं है कि ये वर्ड क्या आ गया बीच में है भाई, ये तो एक अजीब सी चीज आ गई जो मैंने कभी सुनी नहीं थी। तो आप उस चीज को छोड़ दें। ऐसी कोई 8-10 चीजें होंगी, 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको क्लिक नहीं हो रहे होंगे, किसी भी लिहाज से नहीं क्लिक हो रहे होंगे, अभी आप छोड़ दें उसको। तो ये वाला घंटे में आपने क्या किया, जो आपके टोटल क्वेश्चंस थे 200 एमसीक्यूज, उसको आपने स्किप वाले भी कर दिए। अब जो स्किप क्वेश्चन है उसके बारे में आपको पता है कि भाई ये मुझे नहीं आते। नाउ यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि ये मुझे नहीं आते। तो भाई आपको अगर नहीं आते तो आप क्या करेंगे थर्ड फेज में, है भाई, थर्ड फेज में क्या करेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे और तुक्का लगा देंगे। कोशिश कर ले, अगर इसमें भी एजुकेटेड गैस लगा सकते हैं, 2 आपको सिमिलर लग रहे हैं तो एजुकेटेड गैस लगा दें उसके अंदर, लेकिन अल्लाह का नाम के और इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। इसके लिए आपको 15 मिनट में, 5 मिनट में आप जो आपने स्किप क्वेश्चन है यहाँ तक 2 फेज हो गए, अब जो इसके बचे हो कितने होंगे, वो 20 होंगे, 22 होंगे। तो 20-22 पर आपने पेपर की सीक्वेंस को देखते हुए कि पेपर में तुक्का लगाने का एक तरीका होता है, मतलब एक एक उसकी भी ट्रिक है कि भाई जो आपको पेपर में ज्यादा फील हो रहा है ना कि 180 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन आपके स्किप क्वेश्चन है वो आपने नहीं किए, तो अगर 180 में ज्यादा रिपीटेड बी आंसर है तो बी ही मार्क कर दें, और डी है तो डी ही मार्क कर दें। ऐसा नहीं करिएगा कि किसी को ए कर दिया किसी को बी कर दिया, एक ही ऑप्शन ले लें, या तो एक ए ले लें या एक बी ले लें या एक सी। देखिए पता तो हमें है ही नहीं ना उस क्वेश्चन के बारे में, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि अब वो मेरे सही होंगे नहीं होंगे। तो उसके लिए आपने तुक्का जो है वो इस तरीके से लगा देना है, और फिर अपनी आंसर शीट को चेक करना है कि ये जो आंसर शीट थी उसके ऊपर नाम सही लिखा है, इन्विजिलेटर के साइन हो चुके हैं, ये सब कुछ देखकर आपने पेपर इन्विजिलेटर को दे देना है, और फिर आपने जो है वो अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह मेरी मेहनत हो गई, मेरा पेपर हो गया, मैंने अपना पूरी कोशिश की है, मेरे माँ बाप की मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस पेपर के थ्रू एडमिशन लेने के अहल हो जाऊं। खूब सारी दुआओं का टाइम होगा कि आप आ जाएं, और कोशिश करें वहां पे रश न लगाएं, घर आए, घर पर आप जब आ जाएंगे तो आपको इस तरह की कार्बन शीट एक मिल जाएगी, वो शीट आपने संभाल के रखनी है, वेबसाइट पे आंसर की आएगी, वो आंसर की से आपने अपने आंसर मैच करने और अपना स्कोर जो है वो जज कर लेना है। अल्लाह ने जो देना है वो बेहतर देना है, इस पर यकीन होना चाहिए। ये वाला वक्त आपका नाशुक्री का ना हो जाए, क्योंकि आगे जिंदगी बहुत बाकी है। अभी तो सिर्फ एक इम्तिहान है, आगे तो पता नहीं जिंदगी में कितने इम्तिहान होंगे। तो अगर हमने नाशुक्री कर दी और कोई बात अल्लाह को बुरी लग गई कि मैंने इसको इतना कुछ दिया, आज पेपर में अगर अच्छा नहीं हुआ तो इसने मेरे साथ
मतलब मुझे याद ही नहीं किया और मेरा शुक्र ही अदा नहीं किया। तो इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह का शुक्र अदा करिएगा। पेपर जैसा भी हो, आपकी मेहनत से हुआ है, आपने मेहनत की है, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि जिंदगी में क्या चीज आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो ये जो शीट है ये आपको मिल जाएगी। और पेपर बाद वक़्त वो कॉपी वापस कर देते हैं, बाद वक़्त वापस नहीं करते। जो पेपर बुक होती है ना, बुक वो वापस हो जाती है, बाद वक़्त नहीं भी होती। तो इट डिपेंड्स, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर वो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी। ठीक है, 0 से शुरू हो अगर रोल नंबर, तो आपने 00 से ही करना है, मतलब 00574। ठीक है सर, एडमिट कार्ड पे रोल नंबर नहीं है, सिर्फ सीट नंबर। वही रोल नंबर है बेटा, सीट नंबर रोल नंबर एक ही चीज होती है। अच्छा भाई, और क्या है सर? क्वेश्चन बुकलेट पर अडॉप्टेड क्वेश्चन पेंसिल से मार्क कर सकते हैं? कर सकते हैं, मना नहीं होगा, लेकिन कोशिश करें नहीं करें तो बेहतर है। हल्का सा मार्क करने में कोई मसला नहीं है, बाद वक्त तो बच्चे पेपर भी सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए रफ शीट दी होती है, तो रफ शीट पे करना। नई चीज आप लोगों ने ट्राई नहीं करनी। मुझसे अभी भी देखें बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैं डाउ के क्वेश्चंस कर लूं, इसके क्वेश्चंस कर लूं, उसके कर लूं। नई चीज नहीं करनी है, रिवीजन करना है। आपने रिवीजन कर लिया, आप और रिवीजन करें, आप और रिवीजन करें। ठीक है, डू रिवीजन। सर पेपर इजी आने के चांसेस कितने हैं? इंशाल्लाह बहुत बहुत उम्मीद है ये पेपर आसान होगा। अल्लाह ताला की जात से बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह पेपर आसान होगा। ठीक है भाई, बाकी देखो क्वेश्चंस तो बहुत सारे तुम लोग करोगे, मैं तुम्हें यही कहूंगा आप क्वेश्चंस नहीं करो, जो मैंने तुम्हें समझा दिया इसको आप समझ लो, और पेपर आप इस अंदाज में ये 3 दिन गुजार कर पेपर देकर आओ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत बहुत तुम लोगों की मदद करेंगे और तुम्हें कामयाब करेंगे। ठीक है भाई, चले, जज़ाकल्लाह। आज से इस वक्त से आप प्लान शुरू करोगे, इस वक्त से प्लान शुरू होगा तुम्हारा, अब से शुरू हो गया। जल्दी जाओ, सो सुबह जल्दी उठना है। 13 तारीख के बाद बात होगी, अब 13 तारीख के बाद होगी इंशाल्लाह, बहुत सारी दुआओं के साथ। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।